हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। एंड गाइस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, देखिए, अगस्त डिक्लेरेशन ऑफ 1970। इससे पहले की क्लास में हमने लखनऊ सेशन को डिस्कस किया था, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री में एक ऐसा पॉइंट था जहां पर हमने देखा कि जितने भी हमारे सोसाइटी के वो फोर्सेस जो ब्रिटिशर्स के साथ कहीं ना कहीं लिंक थे, जैसे हम बात करें मुस्लिम लीग की, हम बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस की, हम बात करें एक्सट्रीमिस्ट की, हम बात करें मॉडरेट्स की, देखो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के साथ जो हैं वो आप कह सकते हो कि टच में थे उनके साथ। जैसे मुस्लिम लीग का चलो हम लेकर चलते हैं कि अच्छा रिलेशन था उनका शुरू में। उसके बाद हम आईएनसी का देखें तो बिल्कुल भी उनका एक ग्रुप का रिलेशन अच्छा है, दूसरे ग्रुप का बिल्कुल भी खराब है। ठीक है, तो यहां से हमने क्या देखा कि लखनऊ सेशन जो हुआ था, लखनऊ सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो अगर हम उसको याद जिस चीज के लिए रखते हैं वो ये है कि इस टाइम पर एक तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने भी हाथ मिला लिए आपस में, एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट्स ने भी आपस में समझौते कर लिए। ठीक है कि ठीक है, जो भी हमारी लड़ाइयाँ, उसके बाद हम देखते हैं कि गांधी जी की भी एंट्री जो है वो इंडिया हो जाती है, एंड साथ ही साथ वर्ल्ड वॉर जो है वन भी चल रही है। सो इतनी सारी चीजें आप देखोगे, जैसे हम आजकल देखते हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम पर अगर हम देखें ना, तो हम जब कोई हम अपने देश को पढ़ रहे होते हैं तो हम करंट अफेयर को भी साथ में रख के चलते हैं ना, कि करंट अफेयर में ये हो रहा है, फलानी कंट्री ने ये कर दिया, फलानी कंट्री ने ये कर दिया, उस कंट्री ने ये कर दिया, है ना। तो ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। बट जब हम ये चीज पढ़ रहे हैं अगस्त डिक्लेरेशन या लखनऊ पैक्ट में समझ रहा हूं, तो आपको एक चीज याद यहां पर रखने वाली क्या है कि दोस्तों इस टाइम पर आपने याद रखना है कि 1914 से लेकर 1918 तक दुनिया में उस टाइम पर जो वर्ल्ड, अगर आप देखते हो उस टाइम के जो करंट अफेयर के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो WW1 चल रहा है, दैट इज वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा है, और ब्रिटेन उस समय पार्टिसिपेट कर रहा है। अब ब्रिटेन पार्टिसिपेट कर रहा है तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन इंडियंस के ऊपर प्रेशर डालेगा, यहाँ के सोल्जर्स के ऊपर प्रेशर डालेगा, यहाँ के रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर डालेगा। क्यों? अब अगर आप ये सोच रहे हो कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि यहाँ के रिसोर्सेज पर प्रेशर पड़ेगा, यहाँ के सोल्जर्स पर मतलब जो प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ब्रिटेन अगर वहां पर लड़ेगा तो ब्रिटेन सोल्जर्स कहां से लेगा? ब्रिटेन की इतनी पॉपुलेशन नहीं थी कि वो वहां के लोगों को अपने मतलब वॉर फ्रंट पे लेकर जाता, तो वो इंडिया से सोल्जर्स को लेकर जाएगा। इंडिया में जो उसने इतनी सेना बना के रखी हुई, जो उनको सैलरी दे रहा है, तो उनको बोलेगा ना कि चलो वहां पर चलते हैं, वहां से हमें लड़ना पड़ेगा, वहां जाने की हमें जरूरत है। साथ ही साथ आपने एक चीज देखनी है कि देखो वॉर वहां चल रही है, लेकिन वॉर में हमें कितनी सारी चीजें चाहिए होती हैं। जैसे हम छोटी छोटी चीजें लेकर चले तो वॉर में चलो वेपन तो इंडिया से नहीं बनाते थे, लेकिन इंडिया से जैसे जूट के बैग, खाना पीने की चीजें जो भी होती होंगी, तो वो सारा का सारा जो वर्ल्ड वॉर 1 को ब्रिटेन खुद को फीड करेगा इंडियन मार्केट से, इंडिया से चीजें उठाएगा, इंडिया की मार्केट की चीज, इंडिया के रिसोर्सेज पर प्रेशर डालेगा। सिंपल आई होप सो कि अगर आपको समझ आ गया हो कि यहाँ के जो रिसोर्सेज थे उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटेन को फीड करेगा, ब्रिटेन फीड होगा तभी तो वो वर्ल्ड वॉर 1 में हिस्सा लेगा। तो ये सारी सिचुएशन इस टाइम पर जो है वो चल रही थी करंट उस टाइम के करंट अफेयर के अकॉर्डिंग। ठीक है, और साथ ही साथ इंडिया में देखो क्या हो रहा है। इंडिया में आपको पता है कि अगर हम इंडिया मतलब ब्रिटिश एक गवर्नमेंट इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश है, जिसके दिमाग में ये टेंशन है कि भाई मुझे वर्ल्ड वॉर 1 में जो है जीतना है, मुझे वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट करना है। साथ ही साथ उसके लिए टेंशन वाली सिचुएशन क्रिएट कर दी यहाँ के जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, जैसे मुस्लिम लीग ने भी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, क्योंकि मुस्लिम लीग और आईएनसी ने हाथ मिला लिए। उन्होंने एक रेजोल्यूशन तैयार किया, हमने लास्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो हमने पढ़े थे, सॉरी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कह रहा हूं, लखनऊ पैक्ट के जो हमने ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ा था, उसमें हमने देखा कि उनकी अब उन्होंने बता दिया कि हाँ ठीक है, हम ब्रिटिशर से ये मांगेंगे, हम ब्रिटिशर से वो मांगेंगे, हम ये कहेंगे कि ठीक है मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन दे दो, 1/3 1/4 जो भी रिप्रेजेंटेशन होगी। साथ ही साथ उन्होंने अपनी पूरी लिस्ट तैयार कर ली है, और नाउ दे ऑल जो है पुटिंग प्रेशर ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि हमारी डिमांड्स जो हैं वो पूरी करी जाए। गाइस ये सब सिनेरियो चल रहा था, और आता है 1917 का टाइम, जब ब्रिटिशर्स ने एक बार फिर से इंडियंस को खुश करने के लिए क्या किया कि उनको लगा कि नहीं, कि अभी हम इतने इंडियंस का प्रेशर नहीं झेल सकते हैं, बिकॉज अगर ये प्रेशर झेलें या वर्ल्ड वॉर 1 का प्रेशर झेलें, इसलिए ब्रिटिशर ने सिंपली क्या कर दिया, सिंपली उन्होंने
अगस्त डिक्लेरेशन इंडिया के लिए अनाउंस कर दिया कि हाँ भाई ठीक है, आपने लखनऊ पैक्ट हुआ है, ब्रिटिशर्स के ऊपर प्रेशर आ गया क्योंकि उन्होंने देखा कि इंडियंस एकजुट हो गए हैं फिर से, अब इनके लिए क्या किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपकी यही डिमांड है तो हम आपको क्या करेंगे, हम आपको अगस्त डिक्लेरेशन करके जो है 1917 में हम आपको एक जो है आपके लिए एक और जो है एक्ट पास करेंगे, एक कानून पास करेंगे जिसमें हम जो भी आपकी चीजें हैं वो आपको देने की कोशिश करेंगे। तो यही था डिक्लेरेशन ऑफ 1917, जिसको आप लोग मॉन्टेग्स कैमलिफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हो, ठीक है, 1917 के। चलिए एक बार नजर डालते हैं और देखते हैं कि इस पे जो है वो क्या बात हो रही है। देखिए अगस्त 20, 1970 द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होते थे ये बेसिकली क्या होती थी, ये एक पोस्ट क्रिएट की गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया के लिए। जैसे मान लेते हैं कि आज हमारे एमएलए जो होते हैं वो सेंटर पार्लियामेंट में जाकर हर स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ मेरे स्टेट में ये प्रॉब्लम है, मेरी स्टेट की ये, मतलब जो भी स्टेट का सिनेरियो होता है वो पार्लियामेंट के अंदर जो है वो डिस्कस होता है। सेम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था उसको क्रिएट किया गया था एक पोस्ट, जो इंडिया का जो भी हाल था या जो भी सिचुएशन इंडिया के अंदर होती थी इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो है वो बताता था कि हमने इंडिया में इस साल इतना ट्रेड किया, हमने इंडिया में इस साल इतने रोड्स बनाए, है ना। ये सारा का सारा जो चिट्ठा था इंडिया का वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाकर सुनाता था। तो इन्हीं के टाइम पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो थे, जिनका नाम था उस टाइम पर एडविन सैमुअल मॉन्टेग, ठीक है, याद रखेगा क्योंकि इसको हम लोग मॉन्टेग्स कैमलिफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी हम आपको बताएंगे। मेड अ स्टेटमेंट इन द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन नोन एज अगस्त डिक्लेरेशन। तो इन्होंने क्या किया, इसके लिए एक स्टेटमेंट इन्होंने तैयार करी और इन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स को, इंडियंस की जो डिमांड्स चल रही है इंडिया के अंदर हम उसको पूरा करेंगे। और उन्हीं डिमांड्स को नाम दिया गया अगस्त डिक्लेरेशन ऑफ 1917। अकॉर्डिंग टू द डिक्लेरेशन ऑफ 1917 दिस डिक्लेरेशन ऑल्सो स्टेटस इक्वोकली जो है पावर दी जाएंगी दैट इंडिया वुड रिमेन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन्होंने कहा कि सबसे पहले तो हम ये बोलते हैं कि इंडिया जो है वो इंटीग्रल पार्ट है किसका, ब्रिटिश एम्पायर का, ना छोड़ने वाला पार्ट, हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं, बल्कि हम लोग आपको क्या करेंगे, जो भी आपकी डिमांड्स हैं हम वो डिमांड्स पूरी करेंगे, वो डिमांड्स आपकी सुनी जाएंगी, वो डिमांड्स आपको दी जाएंगी। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि आपको हम छोड़ दें तो हम आपको इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। आप हमारे जो ब्रिटिश एम्पायर है उसका एक कहते हैं ना वो अटूट अंग हो आप, ठीक है ना, तो हम आपको नहीं छोड़ सकते। सो यहां पर देखिए अगस्त डिक्लेरेशन आ रहा है और अगस्त डिक्लेरेशन के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हमने डिस्कस करने के आखिरकार इसका मकसद क्या था, किस चीज के लिए इसको लाया गया था, इसमें क्या कहने की जो है वो बातें की गई थी। तो चलिए एक बार देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स को, बिकॉज ऑब्जेक्टिव समझ लोगे तो तुमको सारा कुछ समझ आ जाएगा। तो देखो ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके। सबसे पहला कहता है कि गिविंग मोर रिप्रेजेंटेशन टू इंडियन नेटिव्स इन ऑर्डर टू मीट लोकल डिमांड्स। सबसे पहले यहां पर देखो, अभी तक आपने जितनी भी हमने अभी तक मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी, अभी तक के जो आपको लेक्चर्स मिले उसमें मैंने कभी आपको नहीं बताया कि इंडियंस को जो है वो उनको डिसीजन लेने की पावर जो है वो दे दी गई थी। लेकिन अब पहली बार 1900 जो आपका अगस्त डिक्लेरेशन था इसमें जो है वो बात की गई कि ठीक है हम रिप्रेजेंटेशन देंगे इंडियन नेटिव्स को इन ऑर्डर टू, किस लिए, इन ऑर्डर टू मीट देयर लोकल डिमांड्स, ताकि लोगों की जो लोकल डिमांड्स है वो पूरी हो सके, है ना। जैसे आज भी हम लोग देखते हैं कि हमारे इंडिया में भी आजकल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट चल रहा है। हमने पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को कितनी ज्यादा पावर्स दे दी हुई हैं सो दैट पीपल जो है वो अपनी लोकल लेवल की प्रॉब्लम अपने तक रखें, उनको वहीं पर जाकर जो है वो सुलटा दें, वहीं पर जाकर उनको खत्म कर दे। तो इन्होंने भी वही बात कही। देखिए हम लोग जो आज का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना दोस्तों, एक चीज तो आपके दिमाग में पहले से ही सेटअप होनी चाहिए दैट आज का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो आधे से ज्यादा ब्रिटिशर्स के टाइम पर ही हमें लागू हो चुका था। हमने बहुत सारी चीजें ब्रिटिशर्स से ही सीखी हुई हैं। जैसे लोग देखो यहां पर इन्होंने कहा कि ठीक है हम ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देंगे लोगों को, लोकल लोगों को, सो दैट उनकी जो भी लोकल प्रॉब्लम है, किसी की पानी को लेकर, खाने को लेकर, पीने को लेकर जो भी प्रॉब्लम है वो लोग खुद लोकल लेवल पर उसको हल करेंगे, ठीक है।
टू अचीव दिस गोल द कंट्री वुड इंप्लीमेंट न्यू रिफॉर्म्स। अब ये सब करने के लिए अगर हम चाहते हैं कि ये लोकल लोगों की जो डिमांड्स हैं इनको पूरा किया जाए, तो हम उनके लिए क्या लाएंगे, कुछ नए रिफॉर्म्स लाएंगे, नए कानून। जो भी हमने अभी तक एस्टेब्लिश इंडिया के अंदर किया है हम उसमें थोड़ा सा बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। जो भी कानून अभी तक हम इंडिया के अंदर चला रहे थे, ये ब्रिटिशर्स का कहना है कि जो भी कानून इंडिया के अंदर चल रहे थे हम चाहते हैं कि हम उसमें थोड़ा बदलाव लाएं, हम इंडियंस को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दें। जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। जो अब तक इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली, जिस रिप्रेजेंटेशन के लिए इंडियंस लगातार डिमांड्स कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी स्वदेशी मूवमेंट चला रहे हैं, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, तो कहता है कोई बात नहीं, अब हम आपको जो है वो सारी चीजें दे देंगे। कंट्रोल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट वुड बी ग्रेजुअली ट्रांसफर टू द इंडियन पीपल। इन्होंने कहा कि ठीक है, आपको हम लोग कहेंगे कि ठीक है, आप लोग क्या करिए, इंडियन गवर्नमेंट बनाइए, ठीक है, आप इलेक्शन करवाइए, आप इंडियन गवर्नमेंट बनाओ, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, इंडियन गवर्नमेंट बनेगी तो वो इंडियंस के लिए काम करेगी, वो इंडियंस की प्रॉब्लम्स को समझेगी। जैसे आज की गवर्नमेंट होती है ना, आज की गवर्नमेंट आपकी कैसी है, आज की गवर्नमेंट हमेशा आपके डेवलपमेंट को लेकर काम करती है। आपकी जो पॉलिसीज होती हैं, जैसे हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एडेड है, वो इंस्ट्रक्शंस मानी गई हैं गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसी फ्रेम करे तो उन डीपीएसपीज का ध्यान जो है वो माइंड में जरूर रखे कि हमें जब भी कोई नई पॉलिसी बनानी है तो डीपीएसपीज में जो चीजें बोली गई हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपकी पॉलिसी बनेगी। अब आप डीपीएसपीज अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो एक बार जाकर जरूर पढ़ें, उनको देखें कि वो हमारे लिए क्या कहती है। हालांकि डीपीएसपी जो है वो एनफोर्सेबल नहीं है, वो गवर्नमेंट तक है, अगर वो उनको फॉलो करे तो ठीक है, नहीं करे तो तब भी ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट हमेशा उन पॉलिसी जब भी पॉलिसी फ्रेम करती है डीपीएसपीज के लिए ही, मतलब उनको मद्देनजर रखते ही जो है वो काम करती है। तो यहां पर देखिए क्या किया गया कि जो अब तक मतलब ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर किया हुआ था, अब इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम जो कंट्रोल है वो अब इंडियंस को देंगे, इंडियंस की गवर्नमेंट होगी और इंडियंस के लिए काम करेगी। उसके बाद हम क्या देखते हैं, दिस वाज द रिजल्ट ऑफ लखनऊ पैक्ट, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। और ये सब क्यों हो रहा है दोस्तों, ये सब हो रहा है इसलिए क्योंकि इससे पहले लखनऊ पैक्ट जो हुआ, लखनऊ पैक्ट का आपको जो है वो जो है इन्फ्लुएंस दिख रहा होगा आपको। आप यहां से अंदाजा लगाइए कि जब तक हम यूनाइट थे, जब तक हम अलग थे, ठीक है, जब तक हम अलग थे, जब तक हिंदू अलग से लड़ रहा है, मुस्लिम अलग से लड़ रहा है, ब्रिटिशर्स के लिए हमें कुछ देना इज लाइक चलो ठीक है दे देंगे, ओके ठीक है, ओके ओके टाइप कहते हैं ना हम लोग की, ओके ओके टाइप था ये। लेकिन अब जब इन लोगों ने यूनिटी कर ली, जब इन लोगों ने एकजुट हो गए तो ब्रिटिशर्स के ऊपर एकदम से प्रेशर आ गया। और ब्रिटिशर देखिए आपको इंडियन गवर्नमेंट बनाने के लिए कह रहा है। इट मींस कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में ताकत है भाई साहब। ये भी हमारे पास इसका एक आप कह सकते हो एक बेस्ट एग्जांपल है। जब तक हम डिवाइड थे, ब्रिटिशर्स ने हमें कुछ चीज देने की जो है कभी सोची भी नहीं, लेकिन जब हम एकजुट हुए तो दोस्तों देखिए कितना बड़ा इंसिडेंट यहां पर हो गया। इसलिए कहते हैं एकता में ताकत है, एकजुट रहो, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए इन्होंने क्या किया, इंक्रीज द इंडियन पार्टिसिपेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया। इंडियंस को ऐड ऑन किया जा रहा है भाई साहब। पहले कोई इंडियन, एक आधा इंडियन को ही होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर, लेकिन अब दोस्तों यहां पर ज्यादा से ज्यादा इंडियंस को इन्वॉल्व किया जाने लगा। हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के अंदर इंडियंस को डाला जाने लगा। इंडियंस को कहा जाने लगा कि आप सेल्फ गवर्नमेंट बनाइए, भाई आपकी गवर्नमेंट है, आपका देश है, आप संभालिए। लेकिन अगर अगर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा है कि यहां पर सब इंडियंस को दे रहे हैं तो फिर ब्रिटिशर्स का रोल क्या है, तो दोस्तों यहां पर एक चीज याद रखिए, हम बात करते हैं इन प्रेजेंट सिनेरियो में सेंटर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कहते हो ना आप क्या कहते हो कि एक गवर्नमेंट स्टेट के लिए बनती है, एक गवर्नमेंट सेंटर लेवल पर बनती है, जिसको हम लोग मतलब इसको हम फेडरलिज्म भी कहते हैं, है ना, फेडरलिज्म कहते हैं, पावर शेयरिंग का कंसेप्ट है यहां पर। बट यहां पर देखिए क्या कह रहे हैं, ये लोग कहते थे कि स्टेट लेवल पर आप गवर्नमेंट बनाओ, सेंटर लेवल पर नहीं होगा। सेंटर लेवल पर जो कंट्रोल होगा ना वो सारा ब्रिटिशर्स का होगा। आज भी आप ऐसे ही समझिए, ठीक है, कि जैसे अभी आप देखते हो कि सेंटर दिल्ली में एक गवर्नमेंट बनी हुई है हमारी जो पूरे एंटायर इंडिया को चला रही है। आज तो वो गवर्नमेंट भी डेमोक्रेटिक है, लेकिन ब्रिटिशर्स के टाइम पर वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी ना वो डेमोक्रेटिक नहीं थी। वो कैसी थी, वो मतलब उसमें ज्यादा से ज्यादा ब्रिटिशर्स थे, वहां इंडियंस कम थे। लेकिन इन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होगी ना वो इंडियंस की होगी, उसमें हम ज्यादा से ज्यादा इंडियंस को डालेंगे।
ये कंसेप्ट आपको समझ आना चाहिए। ये चीज समझ आ गई तो आपको अब यहां से आगे पूरा पिक्चर समझ आ रहा होगा कि हाँ ठीक है, स्टेट लेवल पर तो हमको अब रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, अब सेंटर लेवल पर तो हमें, देखिए अब पहले हम स्टेट लेवल कहाँ हमें पहले सुनते ही नहीं थे, अब स्टेट लेवल तक हमारी रिप्रेजेंटेशन आ गई, स्टेट लेवल से कैसे सेंटर तक जाएगी, यही चीज तो हमने डिस्कस करनी है। अब देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमें एक किस्म का आश्वासन दिलाया, हमें यकीन दिलाया कि हम आपके लिए ये करने वाले हैं। भाई साहब अब तो आप खुश हो ना, अब आपको हैप्पी होना चाहिए। इन्होंने सोचा कि इंडियंस हैप्पी हो जाएंगे, लेकिन अब हम जरा नजर डालते हैं कुछ पॉइंट्स पर कि इंडियंस का क्या भाई साहब रिएक्शन था। इन्होंने तो कह दिया कि हम ये दे देंगे, तो अब इंडियंस इसके बारे में क्या सोचते हैं, इंडियंस इसके बारे में क्या देखते हैं, इसको एक बार देखते हैं। तो देखिए इंडियाज ऑब्जेक्शन क्या था ऑगस्ट ऑफर को लेकर। इट वॉज क्रिटिसाइज, सबसे पहले तो इसको क्रिटिसाइज किया गया बाय द नेशनलिस्ट। हमारे जो नेशनलिस्ट थे उस टाइम पर, वेदर दे बिलोंग्स टू इंडियन नेशनल कांग्रेस और दे बिलोंग्स टू मुस्लिम लीग, उन लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया और क्या कहा, बिकॉज इट फेल शॉर्ट ऑफ देयर लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स ने कहा कि नहीं भाई साहब, आप जो हमें लॉलीपॉप दे रहे हो ना छोटा सा, हम छोटे बच्चे नहीं हैं, ठीक है, हम छोटे बच्चे नहीं हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन इससे ज्यादा है। क्या बात करते हो आप हमें इतनी छोटी सी रिप्रेजेंटेशन देकर? नहीं भाई साहब, इस रिप्रेजेंटेशन से हम खुश रहने वाले नहीं है। वी वॉन्ट समथिंग बिग, वी वॉन्ट समथिंग जो बड़ा हो हमारे लिए, हमें लगे कि हाँ ये चीज आपने हमें दी। ये कहता छोटी छोटी चीजें देखिए, क्या कर रहे हो आप, रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो, ये कर रहे हो, नहीं भाई साहब, तो वी वॉन्ट सम मोर रिप्रेजेंटेशन। Declaration was criticized during the December 1917 कैलकाटा सेशन में। कैलकाटा सेशन 1917 का कैलकाटा सेशन था आईएनसी का, और उस सेशन में जब यह सवाल उठा कि ब्रिटिशर्स इस साल हमें अगस्त डिक्लेरेशन कर रहे हैं और ये चीजें हमें देने की बात कर रहे हैं, और इस सेशन में इस अगस्त डिक्लेरेशन को काफी ज्यादा डिस्कस किया गया और क्रिटिसाइज भी किया गया। एवरी नेशनलिस्ट लीडर जो है इसके खिलाफ बोल रहा है। हर नेशनलिस्ट लीडर की अलग आइडियोलॉजी है, कह रहे हैं कि नहीं भाई साहब ऐसे थोड़ी होगा, we want more representation, we want more involvement in the government, ठीक है, which was presided over by एनी बेसेंट। और ये जो कलकत्ता सेशन था 1917 का, इसको उस टाइम प्रेसिडेंट कर रही थी एनी बेसेंट, हु प्लेज्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, जिसने उस टाइम पर कहा था कि हमें इंडिया में सेल्फ गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट है वो एड ऑन करना चाहिए। टिल कॉल्ड द मॉन्ट्यूग रिफॉर्म्स अनवर्थी एंड डिसअपॉइंटिंग, अ सनलेस डॉन था। देखिए क्या वर्ड्स यूज किए हैं यहां पर, कहता है किसी काम के नहीं है, नथिंग। एनी बेसेंट डिस्क्राइब इट एज ए अनवर्थी ऑफ इंग्लैंड टू ऑफर इंडिया टू एक्सेप्ट। इन्होंने कहा कि इंडिया, ये सिर्फ एक ऑफर दिया गया है कि इंडिया को कि आप इसको एक्सेप्ट करो। हालांकि कहती यहां पर मतलब पब्लिकली इन्होंने क्या अनाउंस किया, सिर्फ बोल रहे हैं ना कि हम देंगे। भाई दोगे तो कब दोगे, दो ना। ये गाजर क्यों दिखाई जा रही है हमें खाली, है ना, ये क्यों हमें बहकाने की बात कर रहे हैं, लॉलीपॉप दिखा रहे हैं कि आओ आओ हम आपको देंगे, ये देंगे, लेकिन दे क्यों नहीं रहे हो। हम खेलते हैं ना छोटे छोटे बच्चों से, छोटे बच्चे जो हमसे छोटे होते हैं, हम कुछ भी हाथ में लेकर हम बोलते पकड़ो, तो हम ऐसे ऐसे करते हैं, तो वो छोटा बच्चा बेचारा तंग आता है, या तो फिर वो आपको टांग पे काटता है, या तो आपको मारता है, या तो आपको गाली दे के भागता है। तो वो छोटा बच्चा उस टाइम पर इंडियन ही थे, तो इंडियन कह रहे हैं कि तुम हाथ में वो ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो, देना है तो सीधा दो ना, ये क्या कभी देते हो कभी बोल रहे हो देंगे देंगे, तो वो खेल क्यों खेल रहे हो हमारे साथ। तो या तो इंडिया काटेगा, या तो इंडिया मारेगा, तो या तो इंडिया गाली देगा। अब देखते हैं क्या देगा इंडिया। यहां पर देखिए नो टाइम फ्रेम वॉज स्पेसिफाइड, कोई टाइमिंग नहीं बताई कि हम कब देंगे। बात तो कर रहे हैं कि हम आपको ये देंगे वो देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन भाई साहब दोगे कब। एंड द गवर्नमेंट अलोन वॉज टू डिसाइड द नेचर एंड टाइमिंग ऑफ द ट्रांजिशन टू रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एंड इंडियंस वर रिजेंटफुल दैट द ब्रिटिश वुड नॉट डिसाइड व्हाट वॉज गुड एंड बैड फॉर द इंडियंस। Now the question is here कि भाई साहब यहां पर बात क्या हो रही है, यहां पर गवर्नमेंट के पास सारी पावर है। गवर्नमेंट कौन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वही डिसाइड करेगी कि कब करना है, कैसे करना है, कितने इंडियंस को ऐड करना है, कितना नहीं करना है। तो बोलता है इसमें सेल्फ गवर्नमेंट वाली बात क्या होगी, सारा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में, हम तो तुम्हारे हाथ में वही कठपुतलियां ही रह जाएंगी। हमारे मिनिस्टर सेंट्रल स्टेट लेवल पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, डोर तो तुम्हारे हाथ में ना, हम जितना दौड़े, हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, फंड्स तुमने देने, तो तुम उस पर लगाम लगाओगे तो हम क्या ही करेंगे। कहता है ये कुछ जचा नहीं हमें,
ये इंडियंस का रिएक्शन है जो डिक्लेरेशन 1917 की होने वाली है। कहा कि भाई साहब ये सब नहीं देना है, फुल कंट्रोल दो, ताकि वी इंडियंस नो वेरी वेल दैट मतलब इंडियंस को क्या चाहिए, क्योंकि इंडिया इज डिवाइडेड अमंग द डिफरेंट आइडियोलॉजीज, अमंग डिफरेंट रिलीजन, अमंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और कहता आप इंडियंस आते, अब ब्रिटिशर्स के लिए तो हर इंडियन एक ही है, लेकिन यहाँ हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ठीक है, यहाँ हर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग सोच के लोग रहते हैं, हायर कास्ट लोअर कास्ट का कंसेप्ट यहाँ है। तो कहते तुमको क्या पता कि इंडियंस को क्या चाहिए भाई साहब, और यहाँ की डिमांड्स अलग है, मुस्लिम लीग की अलग डिमांड है, आईएनसी की अलग डिमांड है, दलित जो लोग हैं बेचारे उनकी अलग डिमांड है ना, यहाँ इकोनॉमिक जो हमारी ट्रेडिंग सेक्शन है उसकी अलग डिमांड है। तो कहते तुमको क्या पता है कि इंडिया को चाहिए क्या, और ऊपर से कहते हो कि इंडियन को सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट में ही परमिशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्यों नहीं है भाई साहब? रिप्रेजेंटेशन देनी है तो सेंट्रल लेवल तक दो ना, आप स्टेट लेवल तक की क्यों हमें जो है वो रोक के रखे हुए हो? तो ये सब चीजें आईएनसी और मुस्लिम लीग के अंडर जो है वो डिस्कस हो रही है। जैसे हमने बात करी कलकत्ता सेशन की, प्रेसिडेंट अंडर द एनी बेसेंट ऑफ 1917 वाला, वहां पर ये सब बातें हो रही है। और लोग जो हैं हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर हैं इस लेवल की बातें कर रहे हैं, ठीक है। अब ये सब हुआ तो भाई साहब क्या हुआ, नेक्स्ट देखते हैं। ये सब होते 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 हम लोग कहां पहुंच जाते हैं, आखिरकार ब्रिटिशर्स की तरफ से हमें जो है वो रिफॉर्म्स दे दिए गए। ब्रिटिशर्स ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि अगस्त डिक्लेरेशन के बाद, अगस्त डिक्लेरेशन में हमने जो बात करी थी, अब वो रिफॉर्म्स देने की बारी आ गई। और अगस्त डिक्लेरेशन का रिजल्ट निकल कर आया मॉन्टेग्यू-कैम्बल-फोर्ड रिफॉर्म्स। याद रखिएगा, मॉन्टेग्यू-कैम्बल-फोर्ड रिफॉर्म्स ये क्या है, वो फॉर्म बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसको हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। तो चाहे इसको मॉन्टेग्यू-कैम्बल-फोर्ड रिफॉर्म कहो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहो 1919, याद रखना 1919 के एक्ट को ही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990 को ही मॉन्टेग्यू-कैम्बल-फोर्ड रिफॉर्म जो है वो कहा जाता है इसको, ठीक है। और ये कब एस्टेब्लिश हुए थे, पब्लिश कब हुए थे, 1919 में वॉज पब्लिश्ड ऑन 8 ऑफ जुलाई 1918। याद है इस टाइम पर वर्ल्ड वॉर 1 भी एंड हुआ था, और एंड होते होते इन्होंने हमें भाई साहब क्या दे दिया, ये रिफॉर्म्स दे दिए। अब इस रिफॉर्म्स में क्या बात हुई तो देखिए एक बार पढ़ लेते हैं इसको। तो देखिए इस रिफॉर्म में बात हुई है, सबसे पहले एडविन मॉन्टेग्यू जो उस टाइम पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स थे, उन्होंने डिस्कस इस मतलब उन्हीं के आप कहते हो कि शासनकाल में, उन्हीं के टेन्योर में जो है भाई साहब ये एक्ट पास कर दिया गया इन 1917 एंड रिमेन्ड इन द ऑफिस टिल 1922। 1922 तक ये उनके टेबल पर ही पड़ता रहा, ये इंडियन ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। हालांकि ब्रिटिशर्स ने अपनी तरफ से कोशिश करी थी इंडियंस को खुश करने के लिए, उनको हर चीज़ देने की, लेकिन इंडियंस का कोई रिएक्शन इस पर देखा नहीं गया। ऑन 20th of August 1917 मॉन्टेग्यू रिप्रेजेंटेड द हिस्टोरिक मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन, अगस्त डिक्लेरेशन भी इसको कहते हैं, इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। दिस डिक्लेरेशन प्रपोज द इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, ये हम पढ़ चुके हैं। एंड देन आफ्टर दैट यहाँ पर देखिए इन 1917 में मॉन्टेग्यू विजिटेड इंडिया। 1917 में मॉन्टेग्यू जो है वो विजिट करते हैं इंडिया, इंडिया आते हैं एंड हेल्ड टॉक्स विद द वेरियस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन पॉलिटी इंक्लूडिंग महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना एंड ऑल दैट जो उस टाइम पर फेमस पर्सनैलिटीज थी, उनके साथ मिलते हैं और उनको समझाते हैं कि व्हाट आर वी गिविंग इन द रिफॉर्म्स, आप लोगों को इस पर जो है वो एक बार विचार करना चाहिए। ही अलॉन्ग विद द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैम्बल-फोर्ड, देखिए कैम्बल-फोर्ड और मॉन्टेग्यू दो बंदे हैं ना, ठीक है, brought out a detailed report entitled Constitutional Reforms in India, also called Montagu-Campbell-Forbes report. This report was published on 8th of July 1918. अब यहाँ पर क्या है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दोनों जो हैं, या उस टाइम पर अगर हम बात करें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या वायसरॉय ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, दोनों ही अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं इंडियंस को समझाने की कि देखिए हम इंडिया के लिए क्या लेकर आए हैं, हम इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लेकर आए हैं, हम यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की बात कर रहे हैं। हम इंडियंस को जो है, पहले हम इंडियंस को नहीं रखते थे, अब हम चाहते हैं कि इंडियंस की इन्वॉल्वमेंट जो है हर गवर्निंग बॉडी में हो, एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस हो। लेकिन यहाँ पर
पर ये सोच रहे थे कि जितना अंग्रेज इंडियन को बेवकूफ सोच रहे थे, इतने इंडियंस बेवकूफ अभी नहीं थे। इन्होंने सोचा कि इनको स्टेट लेवल पर रिप्रेजेंटेशन दो, सेंटर लेवल तो हमारे हाथ में है ना, सेंटर लेवल पर हम देखेंगे कि इनको क्या देना है। लेकिन इनको नहीं पता था कि इंडियंस अब काफी ज्यादा अवेयर हो चुके थे। इंडियंस लगातार जिस तरीके से जो है डिस्क्रिमिनेट हुए थे, जिस तरीके से उनको एक्सप्लॉइट किया गया था, जिस तरीके से उनके साथ बदसलूकी की गई थी, अब वो इंडियन नहीं है। ये वो इंडियन है जिसने वेस्टर्न एजुकेशन हासिल की है, ये वो इंडियन है जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी को समझता है, ये वो इंडियंस हैं जो ब्रिटिशर्स की हर एक पॉलिसी से जो है बखूबी जानता था कि ये क्या बात कर रहे हैं। और अब ये ब्रिटिशर्स जो है समझ चुके थे कि इंडियंस अब नॉर्मल इंडियंस नहीं है। हालांकि इनके दिमाग में अभी भी कहीं ना कहीं शक था, लेकिन वो शक इनका क्लियर हो गया यहां पर कि हम जिन इंडियंस को हल्के में ले रहे थे, अब इन इंडियंस को हल्के में लेने वाला काम नहीं है। इसीलिए तो ये इतने सारे रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं। अब प्रिंसिपल प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 को अगर हम डिस्कस करें तो इसमें देखते हैं कि इसमें क्या बात कर दी गई थी। देखिए सबसे पहले इसमें क्या गया है, इसमें डायरेक्टली वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ टू क्लासेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, नैमली द एग्जीक्यूटिव काउंसलर एंड द मिनिस्टर्स। ठीक है, देखिए यहां पर डायरेक्टली सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। डायरेक्टली का सिस्टम मतलब होता है ड्यूल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो यहां पर दो टाइप देखो, एक होंगे मिनिस्टर्स, हो सकता है मिनिस्टर्स जो मिनिस्टर्स हैं ये इलेक्टेड होंगे, दूसरा होगा एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स। भाई साहब ये दो तरीके के रूल होंगे यहां पर। ठीक है, गवर्नर वाज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द प्रोविडेंशियल गवर्नमेंट। प्रोविडेंशियल गवर्नमेंट क्या है मेरे दोस्तों, तो आप सोचिए यहां पर ये स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है, काइंड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट है। और स्टेट गवर्नमेंट का हेड कौन होगा, यहां पर हेड होगा गवर्नर। जैसे आज भी गवर्नर ही होता है, लेकिन यहां पर चीफ मिनिस्टर भी तो होता है ना। तो आज डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन यहां डेमोक्रेसी वाला कंसेप्ट अपने दिमाग से निकाल देना। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। आज के टाइम पर अगर हम किसी स्टेट में चीफ मिनिस्टर को देखते हैं तो चीफ मिनिस्टर के पास गवर्नर से ज्यादा पावर होती है। हाँ, चीफ मिनिस्टर अगर चीफ मिनिस्टर की गवर्नमेंट फेल हो जाए तो हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है गवर्नर मोर पावरफुल है, लेकिन दोस्तों यहां पर उल्टा था। यहां गवर्नर जो है वो हेड है और उसके पास ज्यादा पावर है, जबकि हमारे जो उस टाइम के चीफ मिनिस्टर जो होगा, प्रोविडेंशियल जो भी मिनिस्टर्स होंगे, दे डोंट हैव सच काइंड ऑफ जो है वो इतनी इमेंस पावर उनके पास नहीं होगी। सब्जेक्ट वाज क्लासिफाइड इनटू टू लिस्ट। साथ ही साथ इन्होंने रिफॉर्म में कहा कि हम ना जो मतलब जो सब्जेक्ट्स है उनको हम डिवाइड करेंगे दो हिस्से में, दैट इज रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड। मतलब जैसे आज भी होता है, आज हमारी कितनी स्टेट लिस्ट, सेंट्रल मतलब होता है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो आज हमारे तीन लिस्ट होती हैं। तो इन्होंने क्लासीफाई उस टाइम पर दो लिस्टों में किया हुआ था। एक को रखा था इन्होंने ट्रांसफर सब्जेक्ट में और एक रखा था इन्होंने रिजर्व में। अब देखो ये ना इसमें क्या करेंगे, अलग अलग चीजों, जैसे आज गाइज अगर आपको एक मैं बता दूं यहां पर, ठीक है, अगर जिन बच्चों को नहीं पता है तो आज हमारा क्या होता है, एक होती है हमारी यूनियन लिस्ट होती है। ठीक है, एक होती है हमारी यूनियन लिस्ट, एक होती है हमारी स्टेट लिस्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब सर क्या बता रहे हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो अगर आपने पॉलिटी थोड़ी सी भी पढ़ी होगी, कहीं पर फेडरलिज्म अगर इंडिया का पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए। देखिए यूनियन लिस्ट में हमने कुछ सब्जेक्ट्स रखे होते हैं, सब्जेक्ट्स इन द सेंस के कुछ चीजें रखी हैं। जैसे हम लोग देखते हैं इसमें करेंसी रखी हुई है, ठीक है, करेंसी रखी हुई है, मिलिट्री रखी हुई है। ठीक है, हमने इसमें वही चीजें रखी हुई हैं जिसपे हम चाहते हैं कि कानून सबके लिए एक हो। अब देखो करेंसी अगर मैं करेंसी को स्टेट लिस्ट में रख दूं तो हर स्टेट अपनी तरफ से करेंसी को छापना स्टार्ट करेगी। कोई जो है यहां पर 10,000 का नोट भी छाप सकता है, कोई 20,000 का नोट भी छाप सकता है, जिससे हमारे देश में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए हमने करेंसी को किस में रखा हुआ है, यूनियन लिस्ट में रखा हुआ है। अब इस पर जब भी कोई कानून बनाना होगा, जब भी कुछ करना होगा, तो वो स्टेट के पास पावर नहीं है, वो किसके पास पावर है, यूनियन के पास, मतलब सेंटर के पास पावर है। स्टेट्स में हमने जैसे स्टेट में हमने पुलिस रखी हुई है, ठीक है, कि हर स्टेट पुलिस जो है वो रखे। ठीक है, यहां पर हमने किसको रखा हुआ है, पुलिस को रखा हुआ है। ठीक है, पुलिस रखा हुआ है, फॉरेस्ट्री रखी हुई है ना, एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सारी चीजें। अब इन पर जब भी कानून बनाने की बारी आई तो कौन बनेगा, स्टेट बना सकती है। ठीक है, तो उसके साथ हमने जो है जैसे टैक्स हमने रखा हुआ है, टैक्स हमने यहाँ भी रखा हुआ है, टैक्स हमने यहाँ पर भी रखा हुआ है। और उसी की तरह कंकरेंट लिस्ट में भी हमने कुछ सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं जहाँ पर दोनों बना सकते हैं। दोनों मतलब यहाँ पर टैक्स को यहाँ पर रखिए, आप टैक्स को यहाँ पर रखिए। टैक्स को हमने दोनों के लिए रखा हुआ है कि जहाँ स्टेट भी बना सकता है, यूनियन भी बना सकता है। जैसे आजकल कंसेप्ट क्या चल रहा है दोस्तों, आजकल कंसेप्ट चल रहा होता है, अगर आप देखो तो आजकल चल रहा है जीएसटी। ठीक है, जीएसटी चल रहा है ना, तो जीएसटी दो टाइप का होता है, एक होता है CGST और एक होता है SGST।
कभी मूवी देखने जाते हो, शॉपिंग करने जाते हो, तो जब उससे बिल लेते हो ना तो उस पर ध्यान से देखना, वहां तुम्हें एक CGST लिखा होगा, एक पर SGST लिखा होगा। तो इसका सिंपली मतलब है कि टैक्स जो है वो दोनों वसूलते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों ही आपसे जो है वो पावर को, मतलब आपसे पावर जो है वो मतलब पावर छीनते नहीं है भाई साहब, आपके ऊपर क्या है टैक्स लगाते हैं, आपसे रेवेन्यू जो है वो लेते हैं। अब यहां पर देखो, यहां पर भी सेम इन्होंने यही चीज कही है कि हम लोग जो हैं सब्जेक्ट्स को बांटेंगे। अब कुछ चीजें यहां इंडियंस को दी जाएंगी, कुछ चीजें यहां पर ब्रिटिशर्स अपने पास रखेंगे। तो इन्होंने रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर लिस्ट में ये कंसेप्ट को बांटा हुआ था, ठीक है। द रिजर्व लिस्ट वाज अंडर गवर्नर, देखिए गवर्नर मतलब ब्रिटिशर्स के पास होगा रिजर्व लिस्ट, और काउंसलर्स और जो होंगी उनके पास होगा ट्रांसफर लिस्ट अंडर द मिनिस्टर। अब यहां पर इन्होंने ना अलग अलग सब्जेक्ट्स को बांट दिया कि कुछ चीजें, और देखो सब जो फायदे वाली चीजें होंगी ना वो सारी ब्रिटिशर्स के पास होंगी, ये याद रखना। इंडियंस को जैसे एजुकेशन दे दिया होगा कि चलो तुम एजुकेशन संभालो, फलाना जो टैक्स रेवेन्यू है, मिलिट्री जो है वो सारी ब्रिटिशर्स के पास, क्योंकि ब्रिटिशर्स कभी इंडियन को वो चीज नहीं देगा जिससे इंडिया जो है इंडियन पावरफुल बन जाए, ना तो उनको मिलिट्री हेड बनाएगा, ना उनको रेवेन्यू हेड बना देगा, सब कुछ अभी तक अपने पास रखेगा। बस जो चीजें उसको लगती थी, हाँ बोलेगा चलो ठीक है एजुकेशन आप संभाल लो। एजुकेशन को किस में रख देगा? एजुकेशन को रख देगा इसमें रिजर्व लिस्ट में, कहेगा ठीक है जो एजुकेशन को लेकर आज के बाद पॉलिसी होगी वो इंडियंस बनाएंगे, ठीक है। रेवेन्यू को लेकर जो पॉलिसी वो ब्रिटिशर्स बनाएंगे, मिलिट्री को लेकर जो पावर होगी वो इनके पास है। तो अभी भी कहीं ना कहीं ये देखिए, यही चीज तो आपको समझाने की कोशिश में तब से कर रहा हूं कि भाई साहब देखो अभी भी इंडियंस को सिर्फ क्या लॉलीपॉप ही दिया जा रहा है। तो इंडियंस तभी तो बोल रहे थे कि भाई हमारी बात सुनो, ये क्या है, हमें वो चीजें दे रहे हो जिससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमें खुश क्यों कर रहे हो भाई? हम खुश नहीं होना चाहते, हम कुछ बड़ा चाहते हैं। हमें खुशी से मतलब ये छोटी छोटी चीजें देकर हमें खुश मत करो कि आपने हमें बोल दिया कि चलो आज के बाद एजुकेशन मिनिस्टर आपका, एजुकेशन को लेकर पॉलिसी आप बनाओ, फॉरेस्ट को लेकर पॉलिसी आप बनाओ। कहता ये नहीं चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, पैसा कहां से जनरेट होगा, इकोनॉमी कंट्रोल हमारा होना चाहिए, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव तो कंट्रोल आ गया है, लेकिन अब इसके बाद और इंडियंस का वो कहते हैं ना पावर के लिए लेकर खाएगा कि नहीं एजुकेशन क्यों भाई, सब हमारे पास होना चाहिए, हम अपने देश के लिए कानून बनाएं। तो इन्होंने यही इंडियंस यहां पर कह रहे हैं कि आप जो गवर्नर को पावर दे रहे हो कि गवर्नर इन चीजों पर जो है लॉ बना सकता है, क्यों भाई साहब? हम इंडियन क्या इस काबिल भी नहीं है क्या इसके ऊपर? और ये कह रहे हैं इनको कि गवर्नर को क्या पता कि इंडिया के अंदर क्या है। इंडिया इज द डाइवर्सिटी ऑफ नेशन, और डाइवर्सिटी ऑफ नेशन को सिर्फ एक इंडियन ही समझ सकता है, और उसके लिए कानून कैसे बनाना है ये एक इंडियन ही जानता है। आप क्या कह रहे हो? कहते हैं आप अपने पास रख रहे हो। तो ये चीज भी इंडियंस एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देन आफ्टर दैट द मिनिस्टर्स वर नॉमिनेटेड फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है। जो मिनिस्टर्स होंगे उनको इलेक्ट किया जाएगा नॉमिनेटेड मेंबर्स में से ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। दे वर रिस्पांसिबल टू द लेजिस्लेचर वेयर एज द काउंसलर्स वर नॉट आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। काउंसलर कोई आंसरेबल नहीं होगा, जबकि मिनिस्टर जो है थोड़ा बहुत आंसरेबल होगा। साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो लॉ मेकिंग बॉडीज हैं एंड जो एक्सपेंडिंग विद अबाउट 70% मेंबर्स ऑफ बीइंग इलेक्टेड। इन्होंने कहा कि ठीक है जो हम पहले जो लेजिस्लेटिव असेंबली इंडिया के लिए सिलेक्ट करते थे उसमें मोस्टली इंडियंस को अब डाला जाएगा, और मोस्टली जो मेंबर होंगे 70% मेंबर जो हैं वो इलेक्ट होकर आएंगे, उनको लोग वोट डालेंगे, वो लोग इलेक्ट होकर आएंगे। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द क्लास एंड कम्युनल इलेक्टोरेट ऑल्सो, और इसमें जो है क्लास और अगेन कम्युनल इलेक्टोरेट भी देखा गया, मतलब इसमें फिर से मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन देने की बात यहां पर कर दी गई। देयर वर सम प्रोविजन फॉर वुमेन टू वोट बट वर लिमिटेड इन स्कोप। हाँ, यहां पर वुमेन्स को वोट देने का हक दे दिया गया, लेकिन ओपनली इतना नहीं कहा गया। उन्होंने कहा कि ठीक कहीं कहीं पर दिया, कहीं कहीं पर नहीं दिया, इतना ज्यादा इस चीज को हाईलाइट नहीं कर लिया गया। द गवर्नमेंट हैड टू वीटो अथॉरिटी ओवर द काउंसिल। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वीटो। वीटो मतलब होता है, वीटो का जो वर्ड है ना इसका मतलब होता है आई से नो। इसका जो मतलब अगर आप निकालो तो वीटो का मतलब होता है आई से नो। मतलब मान लेते हैं कि इंडियंस के पास पावर आ भी गई, लेकिन अगर कोई भी चीज पास करनी है ना तो वहां पर गवर्नर के साइन होना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज पास करनी है, गवर्नर उस पर जब तक हाँ नहीं बोलेगा तो वो हाँ मतलब नहीं निकलेगा। जैसे आजकल यूटी काइंड ऑफ जो गवर्नमेंट होती है, जो यूटी जैसे दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, कुछ वैसे ही यहाँ पर भी चीज़ें देखी गई हैं, ठीक है। तो ये पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ब्रिटिशर्स ने सब कुछ इंडियन को दिया कि चलिए आप लॉ बनाइए, सब चीज़ें कीजिए, आपको हम लेजिस्लेटिव में भी डाल रहे हैं, लेकिन लेजिस्लेटिव में आप लॉ बनाइए, लेकिन उस पर जो फाइनल कंसेंट यस देने की बारी जो होगी ना वो गवर्नर के पास होगी। तो ये कहाँ की गवर्नमेंट है भाई?
ये कहाँ की रिप्रेजेंटेशन इंडियंस को मिली? आप सोचिए कि आप मेरे घर पे हो और मैं मतलब सोचिए आप इंडियंस हो और मैं ब्रिटिशर हूं और मैं क्या हूं, आप सारे जितने भी बच्चे यहां पर क्लास में देख रहे हो, आप क्या हो, सारे इंडियंस हो। ऑलरेडी आप इंडियन हो भाई, और मैं एक ब्रिटिशर हूं। और ब्रिटिशर्स आपने सब लॉ बना दिया, आपने कहा कि इस साल की एजुकेशन में हम ये करेंगे, आपको या आप ये करोगे, आप फाइनल, अब आप क्यों, आपने जो बना दिया वो लॉ नहीं होगा, आप बनाओगे, आपके बनाने के बाद मेरे पास आएगा। नाउ इट डिपेंड्स ऑन मी कि मैं उस पर यस कहूं या नो कहूं। तो मैं देखूंगा कि हाँ ठीक है, इसमें कोई ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस। जब आप कोई बड़ा रिफॉर्म लेकर आओगे, मैं देखूंगा कि यार ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है, आई विल से नो, आई विल पुट वीटो ऑन दैट थिंग, आई विल से नो। तो कैसा हुआ भाई साहब, ये रिप्रेजेंटेशन कैसी हुई इंडियंस को? इंडियंस तो अभी रिप्रेजेंट नहीं है ना, इंडियंस को अभी भी लगेगा भाई साहब ये तो कुछ भी नहीं, ये तो खाली ऐसे ही सोचे ही हैं। पावर तो दे दी इंडियन को, लेकिन फुल पावर अभी तक नहीं दी हुई है। तो इंडियन अगेन इस चीज पर भी उसको जो है वो क्रिटिसाइज करेंगे। अब देखिए यहां पर सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट पर अगर हम देखें तो गवर्नर जनरल वाज द चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, और सबसे जो जैसे प्रेसिडेंट था ना उस टाइम, आज के हमारे इस टाइम पर प्रेसिडेंट होते हैं, तो प्रेसिडेंट जो है उस टाइम पर समझ लिया आप गवर्नर जनरल थे, और सारी चीजें उनके पास थी। फिर वो कुछ जिस चीज पर साइन करेंगे वही लॉ बनेगा, जिस पे नहीं करेंगे वो लॉ नहीं बनेगा। दिस रिपोर्ट इंट्रोड्यूस द बाई कैमरल लेजिस्लेशन। बाई कैमरल लेजिस्लेशन होता है टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, दैट इज टू हाउसेज, द लेजिस्लेटिव असेंबली, फॉर्मर ऑफ द लोकसभा, एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको आज आप राज्यसभा कहते हो। तो याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने इसको रेड में किया हुआ है कि पूछा जाता है कि बाई कैमरल लेजिस्लेशन कौन से एक्ट में ब्रिटिशर्स ने दिया था। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज गिवन टू इंडियंस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इसको दे दिया गया था, ठीक है। याद रखिए क्या चीज, बाई कैमरल लेजिस्लेशन। बाई कैमरल का लेजिस्लेशन का मतलब होता है, बाई मींस होता है टू, कैमरल का मतलब होता है हाउसेस। दो हाउसेस का भी इंट्रोड्यूस किए गए थे इंडिया में, जैसे आज आप जिसको आज आप राज्यसभा लोकसभा कहते हो ना, इनका अंग्रेजों के टाइम पर क्या नाम था, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो ये चीज यहां पर जो है वो थी। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो वोर्सिरोइस की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें 8 मेंबर आउट ऑफ 3 वर टू बी इंडियंस। पहले कहां इस शुरू में आप देखोगे तो इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सिर्फ एक बंदा, एक इंडियन अलाउड होता था। अब इन्होंने कितने कर दिए, अब इन्होंने कहा कि हम इसमें 3 इंडियंस को ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। याद होगा आपको 1909 में, है ना, सचिनंद सिन्हा जो पहले इसके लिए सिलेक्ट हुए थे, तो यहीं पर जो है गाइज इन्होंने कहा कि भाई साहब अब एक नहीं, अब हम इसके लिए 3 बंदे देंगे, ये ब्रिटिशर्स दे रहे हैं अभी हमें, ठीक है। इवन दो इलेक्शन वर इंट्रोड्यूस, इसके बाद द फ्रेंचाइजी वाज द पार्शियल इन नेचर नॉट यूनिवर्सल, और यहां पर भी अभी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस नहीं है वोटिंग का, मतलब हर किसी को वोटिंग राइट्स नहीं है, कुछ लिमिटेड लोगों के पास ही वोटिंग राइट्स थे। ओनली सर्टेन पीपल हु वर प्रॉपर्टाइज, जिनके पास प्रॉपर्टी थी और हैड टाइटल्स, या जिनको उस टाइम पे वो कहते हैं ना शोहरत जिनके पास थी, हैड ऑफिस कुड वोट, वही लोग वोट डाल सकते हैं। तो इट सिंपली मीन्स कि अभी लोगों को वोटिंग पावर नहीं मिली हुई थी, लिमिटेड लोगों के पास ही वोटिंग पावर थी जिनके पास प्रॉपर्टी थी। ये ऐसा आपको नहीं, यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ो ना, तो यूरोपियन हिस्ट्री में ये देखते हैं। दैट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। यहां पर देखिए पब्लिक सर्विस कमीशन को पहली बार इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, जो आपके स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं। इट ऑल्सो प्रोड्यूस एन ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडियन इन लंडन, एक और पोस्ट क्रिएट की गई जिसको कहा गया हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया फॉर इंडिया, और वो कहां पर होगा, लंदन में होगा। व्हाट वर द रिजल्ट ऑफ, अब इसका रिजल्ट निकल करके आ गया। देखिए हमने देखा कि इन्होंने हमें क्या क्या चीजें दी, हालांकि अगर आपने ये पॉइंट्स अगर आपको समझ आ गया ना, तो आप सिंपली बोलोगे सर इंडियंस तो नहीं मानने वाले इसको, क्योंकि आपने इतनी बताया कि ये चीजें हुई हैं, तो कैसे इंडियंस इसको मतलब मानेंगे। तो देखते हैं क्या है द रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट थी वाज इंपॉर्टेंट इन दैट फॉर द फर्स्ट टाइम जो है कंक्रीट स्टेप्स वर टेकन टू इंक्लूड मोर इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर देयर ओन कंट्री। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 था, ये काफी हिस्टोरिक था, इसलिए क्योंकि पहली बार कहीं ना कहीं इंडियंस को इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट मिलती। कहां पहले एक होता था, फिर 3 होते थे, अब इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट पर, स्टेट गवर्नमेंट पर हमें ऐड ऑन करना स्टार्ट कर दिया, या बहुत मेजर स्टेप्स जो अभी तक हिस्ट्री में नहीं लिए गए थे अब इंडियंस के लिए लिए जा रहे हैं। एंड इलेक्शंस वर इंट्रोड्यूस, और इलेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया। हालांकि 1909 में इलेक्शन की जो है इंट्रोडक्शन हुई है, ये मत सोचना कि 1919
1919 में ही हुई है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इलेक्शन वर मतलब इलेक्शन की बात कब इंडिया में की गई थी, तो 1909 में की गई है, क्योंकि उस टाइम पर देख रहे हो आप क्यूमुलर रिप्रेजेंटेशन देने की बात हुई थी, कम्युनिटी के बेस पर वोटिंग होगी, ठीक है। एंड विच डू नॉट डाउट अबाउट ब्रॉट about a political consciousness among educated Indian at least, but the reforms fell short of satisfying the grievances and legitimate demand of the Indians nationalists। लेकिन ये जो एक्ट था, इस एक्ट में उतना दम नहीं था कि ये इंडियंस जो नेशनलिस्ट थे उनकी डिमांड को पूरा कर सके, बिकॉज इंडियंस अब कुछ ज्यादा ही डिमांड करेंगे, इतने में खुश होने वाले हम नहीं है। द वायसरॉय स्टिल हैड अ वास्ट पावर टू अंडरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ द लेजिस्लेचर। अभी भी सारी जो पावर है वो किसके पास है दोस्तों? वो सारी की सारी पावर गवर्नर के पास है, गवर्नर जनरल के पास है। इंडियंस के पास तो सिर्फ नाम की पावर है, ठीक है, क्योंकि इंडियन कुछ भी कर ले, कोई भी लॉ पास कर ले, फाइनल साइन तो ब्रिटिशर ही करेगा ना। तो ये सब हुआ। ऑल्सो द फ्रेंचाइजी वॉज वेरी लिमिटेड एंड नैरो, और इनकी जो फ्रेंचाइजी थी, जो वोटिंग राइट्स थे, ठीक है ना, वो अभी भी चंद मतलब चुने हुए लोगों के पास ही थे। अभी भी यहाँ पर जो है सारे लोगों के पास जो है वो वोटिंग राइट्स नहीं थे। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइज फॉर टूडेज लेक्चर, एंड आई होप सो कि आप लोगों ने इस लेक्चर को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया हो। नाउ मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि अगर आप इस चैनल मतलब इस वीडियो लेक्चर की PDF चाहते हो तो सिंपली यू हैव टू फॉलो मी ऑन टेलीग्राम, एंड माई चैनल नेम इज़ @Thakur_93। अगर अभी तक आपने जो है अगर आपको PDF चाहिए इसकी, या और भी इसके रिलेटेड कोई भी आपके स्टडी मटेरियल हैं, जो भी मैं यहाँ पर लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, उस सब की PDF आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो सिंपली टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए, नहीं किया है डाउनलोड करिए। इस पर आपको चैनल पर जाना है, वहां पर जो है आपको ऐड ऑन होना है, और आपको मतलब जितनी भी हमारी शेड्यूल होंगी, क्लासेस मेरी शेड्यूल होंगी, वो आपको रेगुलर बेसिस पर मिलती रहेंगी, PDF आपको मिलती रहेंगी, और भी जितने भी आपके एग्जाम के रिलेटेड जो कुछ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रेगुलर बेसिस पर मैं वहां पर डालता रहूंगा। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर गाइज, एंड जितने भी बच्चे फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, एंड कमेंट्स तो जरूर करो। बाकी गाइज कीप सपोर्टिंग, एंड थैंक यू फॉर योर लव फॉर द प्रीवियस वीडियो, जो आप इतना ज़्यादा प्यार अपने दिखा रहे हो। सो जल्द ही गाइज हम लोग हिस्ट्री ओवर करके कुछ और आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो स्टार्ट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद JK Exam Cracker फॉर मोर अपडेट्स, एंड थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे गाइज।